रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कहानी एक इतिहास है। कंपनी की स्थापना 1950 के आखिरी दौर में दिवंगत धीरूभाई अंबानी ने की थी। तब वह एक पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया आज मुंबई की आइकॉनिक इमारत बन चुका है, उस कंपनी के संस्थापक 1960 के दशक में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुंबई के एक कमरे की चाल में रहा करते थे। ग्रुप की कंपनियां आज सिंथेटिक फाइबर, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, रिटेल और फाइनेंशियल सर्विसेज में कारोबार कर रही हैं। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने 500 रुपये से कारोबार शुरू करके हज़ारों करोड़ तक का सफ़र तय किया। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एडिटर जी हिंदी की विशेष पेशकश झरोखा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। धीरूभाई के पास कमाई को पहले से भांप लेने की काबिलियत थी। यमन के एडन में काम करते हुए उन्होंने देखा कि वहां चल रहे सिक्कों की कीमत उस चांदी की कीमत से कम थी जिस पर वह अंकित थे। धीरूभाई ने सिक्कों को खरीद लिया, उन्हें पिघलाया और मुनाफे को जेब में डाल लिया। उनके अनऑफिशियल बायोग्राफर हमीश मैकडोनाल्ड की माने तो धीरूभाई ने कहा था, मौके का फ़ायदा नहीं उठाने में मेरा कोई यकीन नहीं है। 1998 में छपी उनकी अनऑफिशियल बायोग्राफी अभी तक बुक स्टॉल पर नहीं आ सकी है। तब अंबानी परिवार ने धमकी दी थी कि अगर किताब में कुछ भी मानहानि जैसा हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत में जहां लाखों स्टार्टअप्स हर साल फेल होते हैं, धीरूभाई अंबानी ने जिस तरह 500 रुपये से सफ़र शुरू करके रिलायंस को 75,000 करोड़ रुपए यानी 750 अरब रुपए की कंपनी बनाई, ये हर कारोबारी को उनसे सीखने की ज़रूरत है। धीरूभाई अंबानी ने कैसे सफ़र शुरू किया? 28 दिसंबर 1932 को पैदा हुए धीरूभाई गुजरात के एक स्कूल शिक्षक के तीसरे बेटे थे। तब कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जूनागढ़ के बहादुर कांजी हाई स्कूल का छात्र, जिसने 10वीं कक्षा के बाद एडन में अपने बड़े भाई रमणीक लाल के पास जाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी, वह एक दिन दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में से एक होगा। 1957 में यमन के एडन में 8 साल बिताने के बाद धीरूभाई मुंबई पहुँचे थे। तब उनकी जेब में सिर्फ 500 रुपये थे। तब 500 रुपये ऐसी रकम थी कि 4 लोगों का परिवार कोई 3 से 4 महीने इससे गुजारा कर सकता था। लेकिन इसी 500 रुपये के साथ धीरूभाई ने कारोबारी दुनिया में पहला कदम रखा। 1958 तक जब उन्होंने अपना पहला छोटा ट्रेडिंग वेंचर शुरू किया था, तब उनका परिवार भुवनेश्वर के जय हिंद स्टेट में रहा करता था। कई प्रोडक्ट, खास तौर से मसालों और कपड़ों में कारोबार करने के बाद 8 साल बाद धीरूभाई अहमदाबाद के पास नरोदा में एक छोटी कताई मिल के मालिक बन गए थे। ये उनके लिए एक बड़ी कामयाबी थी। 1976-77 तक रिलायंस का सालाना कारोबार 70 करोड़ रुपए यानी 700 मिलियन तक पहुंच चुका था। बहुतों के लिए यह काफ़ी होता, लेकिन धीरूभाई के लिए तो ये महज एक शुरुआत थी। 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज सार्वजनिक हुई और 58,000 निवेशकों से इसने इक्विटी पूंजी जुटाई। इसमें से कई निवेशक छोटे शहरों से थे। उसी वक्त धीरूभाई ने अपनी कंपनी के टेक्सटाइल ब्रांड विमल का बड़े पैमाने पर प्रचार शुरू किया। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन ने 100 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी के रिटेल आउटलेट्स का एक ही दिन में उद्घाटन किया। आलोचक मानते थे कि धीरूभाई को दिग्गज नेताओं की सरपरस्ती हासिल थी और इसी का फायदा उन्हें मिलता गया। 1980 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में वापस लौटी, तब विक्ट्री रैली के मंच पर वह और धीरूभाई एक साथ दिखाई दिए थे। बताया जाता है कि तब के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री के प्रमुख सहयोगी RK धवन के साथ धीरूभाई अंबानी के करीबी संबंध थे। अगर आप कारोबार में सफल होना चाहते हैं और ख़ास तौर से भारत में, तो आपकी नेटवर्किंग स्किल्स बेहतरीन होनी चाहिए। आपके पास ऐसे संपर्क होने चाहिए जो आपके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकें, और धीरूभाई के पास ऐसे ही संपर्क थे। धीरूभाई के आलोचक कहते हैं कि उन्होंने अपने संपर्कों के इस्तेमाल से अपने फ़ायदे के लिए लाइसेंस परमिट सिस्टम का इस्तेमाल किया। धीरूभाई ने एक बार कहा था कि हम अपने शासकों को नहीं बदल सकते, लेकिन जिस तरह से वे हम पर शासन करते हैं हम उसे बदल सकते हैं। बेशक सफलता कभी भी एक तरफा नहीं होती। धीरूभाई अंबानी के अपने प्रतिद्वंदी थे और उन्होंने उन्हें हर तरह से नीचे गिराने की भी कोशिश की। रेडिट पर छपे कई आर्टिकल ऐसी ही बात को बताते हैं। रामनाथ गोयनका के साथ उनकी कांटे की लड़ाई थी।
बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया भी उनकी प्रतिद्वंदी थे। धीरू भाई के कई साथियों पर वाडिया की हत्या की साजिश करने के आरोप भी लगाए गए। वीपी सिंह सरकार के दौरान रिलायंस का उत्पीड़न शुरू हुआ, जिसने लगभग इस कारोबारी घराने को घुटनों पर ला दिया था। 1986 में हार्ट अटैक के बावजूद धीरू भाई बच गए थे और उनकी कंपनी का विकास जारी रहा। 1990 के दशक में उन्होंने आक्रामक रूप से पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल रिफाइनिंग, टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर रुख किया। जब उन्होंने 2002 में अंतिम सांस ली, तब फोर्ब्स की लिस्ट में वे दुनिया के 138वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिनकी कुल अनुमानित संपत्ति $2.9 बिलियन थी। आज कितनी बड़ी है रिलायंस की मिल्कियत? फोर्ब्स की सालाना सूची कहती है कि दुनिया की 2000 सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनियों में से 56 भारत में है। इसमें मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रैंकिंग 142वीं है। 3,42,982 कर्मचारियों वाली कंपनी की कमाई 7 ट्रिलियन से ज़्यादा की है। कंपनी की कमाई भारत की जीडीपी की लगभग 3% है। यह कंपनी अपने एक्सपोर्ट से ही कुल कमाई का 37% हिस्सा हासिल करती है। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी के जीवन से आप किस तरह प्रेरणा लेते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए शो में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।